गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज का पार्ट 3 सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसकी अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिली है। तो पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिली है। अब ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो है वो बहुत दूरी दूरी पे हैं ये दोनों चीज। तो इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। तो क्रांति कैसे ला दी? जब ये खुदाई हुई तो पता चला कि उस समय के लोगों के अंदर ये सभ्यता थी कि किस तरह मकान बनाते हैं, किस तरह नाली। पहले दूसरे पाठ में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मोहनजोदड़ो में कि बहुत बना के नालियों का स्वरूप मिला था। अभी इस पार्ट में भी आप चित्र देखेंगे कि नाली बनाने का मिल गया था, पता चल गया था कि यानी कि उस समय के लोगों के अंदर ये सभ्यता आ गई थी कि नाली का निर्माण करना चाहिए। और दूसरा जो बहुत बड़ा हमाम, जिसको कि इंग्लिश में आप बाथरूम कहते हो, सामूहिक रूप से औरतें वहां पर नहा पाए, बहुत बड़ा हमाम मिला था जिसको सीढ़ी से नीचे उतर के तालाब जैसा बनाया था जहां पानी इकट्ठा करके लोग नहाते थे। तो ये जो खुदाइयां हुई उससे प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति आ गई। यानी कि हमसे ये कितने 5100 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय के भी लोग इतने सभ्य रहे होंगे ये हमको पता चला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी, मतलब एक संयोग की ही बात थी कि इन जगहों पे खुदाई हुई और यहाँ पे अवशेष मिले। इन बातों में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे। क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वहां पे भी अगर खुदाई की जाए तो बहुत सारे नगर के अवशेष मिल सकते हैं जिन्हें प्राचीन मनुष्यों ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोज की जाए। यानी कि ऐसी भी संभावना है कि भविष्य में और खुदाई की जाए और उससे हमको और सारा और इतिहास के बारे में सूचनाएं प्राप्त हों। इन सभ्यताओं के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। कोई भी पहले लोग जहाँ पे बसते थे उसी जगह पे जहाँ पे की नदी होती थी, क्योंकि सभी लोगों को, मनुष्य को अपने सभी काम के लिए पानी चाहिए। तो पानी का स्रोत जहाँ पे पास में होता था वहीं पर पहले नगर बसा करते थे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। यानी सिंधु घाटी ही नहीं, ये गंगा के तट तक बसी हुई थी, इससे वो ज्यादा मात्रा में है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका महत्व बहुत है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिलती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। अचानक आदि मनुष्य सभ्य नहीं हो गए होंगे ना, धीरे धीरे सभ्यता आई होगी। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि पहले मनुष्य जंगल में आदिवासियों की तरह घूमते थे, ठीक है, फिर वो ग्रुप में रहने लगे और पहले अकेले शिकार करके खाते थे, फिर वो समूह में शिकार करने लगे। पहले कच्चा मांस खाते थे, जंगल में जब आग का आविष्कार हुआ, आग लग गई किसी बहाने तो सारे जानवर जल गए और फिर उनको खाया तो उनको टेस्टी लगा, तब से वो पकाकर खाने लगे, समूह में रहने लगे, फिर धीरे धीरे कबीले बनने लगे, फिर कबीले बन के फिर धीरे धीरे इसी तरह सभ्यता आगे बढ़ी। तो इस अवस्था तक, सिंधु घाटी की अवस्था तक पहुंचने में उनको हजारों वर्ष से भी अधिक लग गया होगा। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, यानी किसी विशेष धर्म की ही सभ्यता नहीं थी, धर्मनिरपेक्ष थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हुए थे, ठीक है, नहीं हुए थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत के बाद के सांस्कृतिक गुणों की अग्रदूत थी। भारत के मतलब भारत बना उसके पहले की ये जो
सब संस्कृतियां चली आ रही थी, उनकी ये अग्रदूत थी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते गए और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आगे हमारे जो बच्चों की जनरेशन आएगी, बच्चों के बच्चों की बच्चों की, तो हम उनके लिए क्या कुछ छोड़ के जाएंगे। जब वो तलाश करेंगे तो अब उनको पता चलेगा कि इस समय के लोग कैसे रहते थे। तो ये सब चीजें हमको कैसे पता चलती हैं, क्योंकि उस समय जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उनके द्वारा हम जानते हैं, खुदाई में जो चीजें मिलती हैं उनके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं। अब आप मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की तस्वीरें देखोगे तो आपको दिखेगा कि ईंट का निर्माण होने लगा था, ईंट का आविष्कार हो गया था, तभी ईंट से पक्के मकान बनाए जा रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी, यानी नगर की सभ्यता थी, जिसमें व्यापारिक वर्ग धनाढ्य था। जो व्यापार करने वाले लोग थे वो रईस थे और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, यानी लाइन से सड़क के किनारे दुकानें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। यानी निरंतर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ा परिवर्तन हुआ, निरंतरता की श्रृंखला एक जंजीर बनती गई। तो वो जो 5-6 हजार पहले की सिंधु घाटी सभ्यता है उससे वर्तमान के भारत को जोड़ रही है। जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें, अब आप यहाँ पे चित्र में देखो, मैंने कहा था ईंट का निर्माण उस समय हो गया था। अब ये जो स्क्रीन पे आपको चित्र दिख रहा है ये हमाम घर का है, यानी कि यहाँ पर लोग नहाते थे, सीढ़ियों से नीचे उतरकर यहाँ पानी भर के और इसमें नहाया जाता था। तो नालियों का निर्माण हो गया था, पक्की नालियां थी। अब नालियों के निर्माण से सभ्यता पता चलती है कि यानी मनुष्यों को इतना, देखो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, तो लोगों के अंदर इतनी सभ्यता आ गई थी कि हमको साफ सफाई कैसे रखनी है, जो वेस्टेज है हमारे घर का वो किस तरह नाली से बाहर जाना चाहिए। तो चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाज की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो हमारे कहानी की भोर बेला है, जहाँ से हमारी सभ्यता की कहानी प्रारंभ हो रही है, उस दशा में भी भारत एक नन्हे, कोई भी चीज एक नन्ही चीज से प्रारंभ होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है और अंत होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे कहानी की प्रारंभिक बेला है उसमें भी ये भारत नन्हे बच्चे की तरह नहीं दिख रहा है बल्कि विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है, यानी हर तरह का विकास हो चुका था 5100 वर्ष पहले भी। और वह जीवन के तौर तरीके में अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीक की प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया है बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोग और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। तो नालियां बन गई थी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, आर्यों का आना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रह रहे थे, सिंधु घाटी में उस समय जो लोग रह रहे थे वो कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अभी भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। इसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। एक तरफ आप देख रहे हो उत्तर पश्चिम, यानी कि जो हिमालय का एरिया है और अभी जो पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब का इलाका है, तो ये हमारा क्या है, उत्तर पश्चिम एरिया, जहाँ पे कि आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं।
कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति एवं संस्कृति के बीच अनिवार्यता समानता दिखाई पड़ती है। वो कहते हैं कि दोनों मतलब दक्षिण साइड यानी भारत के नक्शे में नीचे जाओ, दक्षिण के साइड में और ये उत्तर पश्चिम के साइड में जो सभ्यता थी उनमें समानता थी, और वो कई लोगों को ऐसा दिखाई पड़ता है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। कह रहे हैं कि अगर प्राचीन समय में, पुराने समय में कुछ लोग भारत आए थे तो यह घटना क्या हुई कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, उससे हजारों वर्ष पहले घटी होगी। वहां कहीं से लोग आए होंगे और यहाँ आकर बस गए होंगे और यहाँ बस के मकान वकान का निर्माण किया, रहने लगे, और वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से हम उसे भारत के ही निवासी मान सकते हैं। जब वो हमारे क्षेत्रफल में आके रहने लगे, यहाँ उन्होंने संस्कृति विकसित कर ली, तो वो क्या हुआ, ये भारत की ही सभ्यता कही जाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता मतलब ऐसे मकान, पक्के मकान बने, नालियां बनी, स्नानागार बने, फिर अचानक ये सभ्यता लुप्त कैसे हो गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ आकस्मिक दुर्घटना हुई थी जिसकी व्याख्या कहीं से नहीं मिलती है, कि सिंध नदी में जो था वो हमेशा बाढ़ आता रहता था और भयंकर बाढ़ के लिए वो प्रसिद्ध थी, तो जो नगर और गांवों को बहा ले जाती थी। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो, यानी धीरे धीरे जमीन के अंदर का पानी सूखता गया हो और खेत किस में तब्दील हो गए हो, रेगिस्तान में तब्दील हो गए हो। तो जहां रेगिस्तान हो गया वहां कुछ उपजेगा नहीं, बनेगा नहीं। लोग नदियों के किनारे क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां हम फसल उपजा सकते हैं, वहां हमको पीने का पानी, नहाने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, तो ये सब कुछ मिल सकता है। और जब पानी धीरे धीरे कम होने लगे, खेत रेगिस्तान में बदल जाए, तो वहां से क्या होता है, लोग उन जगहों को छोड़कर चलते बनते हैं और दूसरी जगह जाकर बसते हैं। तो वो कह रहे हैं कि खेतों पर रेगिस्तान छा गया होगा। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो क्या है, तह पे तह रेती निकलने लगा, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई। तो क्या हुआ, शहर जो बसाया था उन लोगों ने, उसके जमीन की सतह क्या होती गई, ऊंची उठती गई, उसके ऊपर रेती जमता गया। तो नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। अभी भी आप देखते हो कई जगह निचले स्थान पे जो मकान है ना, अब वहां पे जब पानी भरने लगता है, जो ऊपर से सड़कों से पानी आता है, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने मकान को ऊंचा बनाते जाते हैं। तो उस समय के लोगों ने भी पुराने नींव पर ऊंचाई पर मकान बनाने लगे। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तन ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैले इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। जो इतिहास की चीजें होती हैं, जो चीजें हमको खुदाई में मिलती हैं, जो उस समय के लेख मिलते हैं, उन्हीं से हम इतिहास का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमारे पास ये तो इस चीज का तो प्रमाण है कि ये गंगा घाटी तक फैला हुआ था, परंतु इसके जो कहा जाए कि लिखित या ठोस सबूत नहीं है। धीरे धीरे जब हम अभी और खुदाई करेंगे, समय समय पर और जांच पड़ताल करेंगे, तो ये चीजें सामने आ सकती हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने
उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो बालू था जो आके इन जो नगर बसाया हुआ था उनके ऊपर पड़ता रहा, तो उन बालुओं की वजह से ही वो जो नीचे नगर दब गए तो वो सुरक्षित रहे, और जिन पे नहीं पड़े बालू वो शहर क्या हुए, धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायतता थी, गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। गोकी यानी बिल्कुल जो बोलते हैं कि बल्कि नगर और थोड़ा शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए थे। अब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि आर्य किस तरह यहाँ पर आए। तो प्रारंभ में जो आए तो उनको नगर का भी जीवन था, शहरी जीवन भी था और खेतिहर भी थे, खेती करने वाले भी किसान भी थे, और वो धीरे धीरे कुछ लोगों के ग्रुप में वो उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था, यानी 5-6 हजार वर्ष पहले का सिंधु घाटी सभ्यता है और उसके 1000 वर्ष के बाद ये आर्य लोग हमारी धरती पर आए। आर्यों की ही संतान हम लोग कहे जाते हैं, तो वो आए थे। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो। अब पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जब्त होती रही हो, यानी आकर यहाँ पर मिक्स होकर बसते जा रहे थे। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। इन्हीं से आर्यों से ही भारतीय जातियां बनी और संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में अब देखो जो कश्मीरी लोग हैं और साउथ के या केरल के लोग हैं, उन दोनों की संस्कृतियां आप देखते हो, खान पान, रहन सहन, कपड़ा सब अलग अलग होता है, फिर भी हम भारतीय हैं, हमारे अंदर एकता होती है। तो ये जो परिवर्तन का तत्व है वो साफ दिखाई पड़ते हैं और बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गई। अगला पॉइंट है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। जो हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद है कि कौन से काल में कौन सा वैदिक काल था, और क्योंकि वैदिक काल में ही वेद लिखे गए थे तो इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है कि 1500 वर्ष ईसा पूर्व मानते थे, तो जब से ये मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब से हमारे आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, यानी मनुष्य ने अपने दिमाग से सबसे पुरानी जो रचना की वो क्या है? वेद है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। वेद को उन्होंने क्या कहा है? आर्य मानव
के द्वारा कहा गया पहला शब्द का है। मैक्स मुलर क्या थे? एक दार्शनिक थे, एक इतिहासविद थे। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेत्सा की रचना हुई थी। यानी जो ये आर्य आए थे वो उसी विचारों को लेकर आए थे जिन विचारों में ईरान में अवेत्सा की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया, माने उसी विचारधारा को बढ़ाया। वेदों और अवेत्सा की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेत्सा के अधिक निकट है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।